हरित संगम के कार्यक्रम में, मेले में पूज्य महाराज जी, कैबिनेट मंत्री मदन जी, समस्त सम्मानित जन, जो लोग हमेशा मंच पे बैठते हैं वो नीचे बैठे हैं, जो नीचे बैठते हैं ऊपर बैठे हैं, ऐसे सभी का अभिनंदन। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, माता भगिनी, आज के इस कार्यक्रम में वैसे अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन मंच पर जिनका प्रतिनिधित्व है वैसे दो मातृशक्ति है, लेकिन सभागार में बहुत कम है। आजकल बोलचाल में ऐसा बोला जाता है कि महिलाओं का जमाना है, लेकिन इस सभागार में उपस्थिति बहुत कम है, इसलिए आयोजकों को थोड़ा विचार करना चाहिए। विषय के संबंध में जितने प्रकार होते हैं वो सब आते हैं। मेरे भी कार्यक्रम 2-3 थे, वैसे वो कोई कारण नहीं है, थोड़ा जुकाम के कारण से, और इसलिए मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रहा हूँ। इधर से दवाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो हरित संगम है या हरित मेला है, इसकी कल्पना कोई नई नहीं है हमारे लिए। अभी केवल देश ही नहीं तो पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में बहुत परेशान। विश्व के जितने भी विकसित देश है, वो विकासशील या बहुत छोटे जो देश है उनको कार्बन उत्सर्जन के नाम पर दबा रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन का काम वही करते हैं। इसलिए प्रकृति पंचभूतानि ग्रह लोका स्वराज तथा दिश कालस्त सर्वेशाम सदा कुर्वन्तु मंगलम। ये जो 5 तत्व है, इनका रक्षण और संरक्षण करना ये भी मानव के ही जिम्मे है। हमको प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना उपभोग करेंगे, दोहन करेंगे, लेकिन शोषण नहीं होना चाहिए। तो शोषण के कारण से आज ऐसे मेले आयोजित करने पड़ रहे हैं। 5-7 साल पहले हमने पूरे राजस्थान को ध्यान में रखते हुए और एक अपना संस्थान ये काम शुरू किया, और बाद में पर्यावरण गतिविधि ये अखिल भारतीय संघ का एक गतिविधि बन गई। उसके अंतर्गत अभी जैसा बताया 3 बिंदुओं पर फोकस है: पेड़, पानी और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति। अभी अभी महाकुंभ संपन्न हुआ, आपने एक आवाज जरूर सुनी होगी कि पूरे देश भर से उस महाकुंभ में स्टील की थाली और कपड़े का थैला ये हमने संग्रह किया। वो नया था सारा, और 16 लाख थाली और थैले और गिलास ये कुंभ में पहुंचाए। जितने भी वहाँ परमानेंट अखाड़े चलते हैं, लंगर चलते हैं, भोजन होता है, तो एक कल्पना करें हम, लगभग 66-67 करोड़ यानी हमारी आबादी का 50% वहाँ पहुंचा है। और फिर भी जो लोग जाकर आए वो कह रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था थी, बहुत कचरा नाम का कोई इस प्रकार दिखता नहीं था। तो कहीं न कहीं हमारा भी उसमें एक योगदान है। बाद में हमने आकलन किया, एक मोटा मोटा अनुमान है कि लगभग 35-40% कचरा कम करने में ये थाली और थैले का योगदान है। अब ये छोटे उपक्रम है, मैं केवल बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा, छोटे जो उपक्रम है वो हमको शुरू करने पड़ेंगे। और जब से हम संघ के 100 वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, तो 5 बातें हमने ली है, उसको कहा पंच परिवर्तन।
सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य और परिवार प्रबोधन, यानी हमारा परिवार कुटुंब कैसा हो, हमारी परंपराएं क्या थी। और इसलिए ये सब करने के लिए भाषण की आवश्यकता नहीं है। सबको आग्रह किया कि अपने घर से इसकी शुरुआत की जाए। तो मदन जी ने अच्छा संकल्प भी करवाया यहाँ पर, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान जो हमारा है पीढ़ी है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हम क्या देकर जाए। संस्थाएं बड़ी हो रही है, संगठन बड़े हो रहे हैं, सरकारें चल रही है, लोग बड़े हो रहे हैं, धन बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ में जब इन विषयों का चिंतन होता है तो लगता है कि कहीं न कहीं हमको अपने परंपराओं की ओर लौटना पड़ेगा। जो विषय आगे हैं वो आप भी बोल सकते हैं, लेकिन हम वैसा बनने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या? तो वास्तव में ये वो संदेश लेकर के ये मेला है। पर्यावरण इस विषय पे व्यापक काम हो रहा है। जैसे अपना संस्थान के बारे में मैंने बताया, तो पूरे राजस्थान में और अनेक पेड़ लगाए गए। वैसे पिछले कुछ समय से पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा बारिश का भी और क्रम बढ़ा है, उसके कारण से, और ग्रीनरी बढ़ी है। आप गूगल में जब सर्च करेंगे 10 साल पहले और आज, तो अपने पश्चिमी राजस्थान में हरियाली बढ़ रही है। तो ये सबका समाज का भी योगदान है, एक अवेयरनेस भी बढ़ी है। लेकिन हम बहुत पहले से ही ये सब बातें लेकर चलते हैं। अपने यहाँ ग्रामीण जीवन में लोकगीत गाए जाते हैं ना, कि घी जुड़ जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन पानी यदि गिर जाए तो दुख होता है। ये लोकगीत है हमारे मारवाड़ के। यहाँ जो एक बात आई थी उसमें, मैं भी यहाँ प्रचारक रहा हूँ नागौर में, तो मैं अनेक जगह उदाहरण देता हूँ कि नागौर का समाज विशेष करके मेड़ता शहर जैसा तालाब का पानी पीता है, और कितना वहाँ ध्यान रखते हैं। उसका जो कैचमेंट एरिया अगोर है, उसकी स्वच्छता, सफाई, ये सब ध्यान में रखते हुए तो नागौर में आकर के कोई जल पर भाषण दे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझदारी। उल्टी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए मैंने अनेकों जगह कहा, यदि आपको तालाब देखने हैं तो आप मुंडवा का देखिए, आप मेड़ता शहर में जाकर के देखिए। हमारे यहाँ गोगलाव के अंदर भी एक बहुत बड़ा तालाब है। तो ये जो हमारी पूर्वजों की विरासत है, इसको यदि हम भूलेंगे, छोड़ेंगे, तो कष्ट होगा आने वाले समय के अंदर, और उसके कारण से जीवन पर भी संकट आएगा। और उसी के साथ में बाकी ठीक है, ये रसायन युक्त कृषि वगैरह जो है वो धीरे धीरे कम हो ही रही है। इस बार सरकार ने भी शायद कुछ गाय को लेकर, बैल को लेकर, बर्तन बैंक को लेकर ऐसी छोटी मोटी कुछ बातें बताई है। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि परिवर्तन है वो शासन से कभी नहीं आता। सरकार सरकार होती है। समाज यदि जागरूक है तो परिवर्तन आएगा। सत्ता के बल पर परिवर्तन लाने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते। शासन सहायक होना चाहिए। शासन जो है वो अवरोध पैदा ना करे। शासन की नीतियां अच्छी होनी चाहिए, और इसलिए वो सोचने वाले जो लोग होते हैं, हमारी कई बार चर्चा होती है, हमारे अशोक जी यहाँ बैठे हैं, अभिनव राजस्थान, हमने साथ साथ खूब काम किया। तो ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें हैं। वास्तव में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, वो गांव को देखती है क्या? गांव की परिस्थिति को समझ करके ये सब करते हैं क्या? यदि ऐसा होता तो आज मदन जी को ये कहना नहीं पड़ता कि हमने इतने करोड़ लगाए, इतने और लगाएंगे। जहाँ तक मैं मेरे अनुभव से जो सुन रहा हूँ वो बता सकता हूँ
कि इतने वर्षों में इतने पेड़ लगाए। यदि आप वन विभाग का बजट देख लो तो हमारी 1 इंच जमीन भी खाली नहीं होनी चाहिए जिस पर पेड़ नहीं होना चाहिए। तो पेड़ कहाँ गए? तो पेड़ तो नहीं है। इसलिए हमारा ये आग्रह है कि शासन साधन उपलब्ध कराता है, तंत्र उसमें सहयोग करता है, लेकिन पहल समाज को करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों में, विशेष करके हमारी ग्राम पंचायत का विकास हो, गांव में अच्छे काम हो, इसमें भी हम राजनीति ले आते हैं। उससे ऊपर उठना चाहिए। एक नीचे स्तर पर जो विकास दिखना चाहिए, क्योंकि जो आज नीतियां जो बन रही है उसमें 3 बातें हैं। हर गांव को सड़क से जोड़ना, हर गांव को बिजली से जोड़ना और हर गांव में पानी की व्यवस्था करना। जहां पर ये तीनों बातें हो जाती है वो गांव स्वयं स्वावलंबी हो जाता है। और स्वावलंबन का अर्थ है कि हमारे जो परंपरागत व्यवसाय है उनको हम छोड़े नहीं। अभी हमने इसमें स्वदेशी लिया है समाज परिवर्तन में। स्वदेशी में वस्तुएं भी है और स्वावलंबन भी है, लेकिन उस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो देश में बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हो रही है, अपने आप ही हो रही है। काम कोई करना नहीं चाहता। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप यदि वैसे नहीं करना चाहते तो थोड़ा स्किल्ड को बढ़ाओ, कौशल निर्माण करना पड़ेगा। तो कौशल के माध्यम से और तकनीक और विज्ञान का उपयोग करते हुए अपने गांव में भी हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग खड़े कर सकते हैं, व्यवसाय खड़े कर सकते हैं। अभी पाली में लघु उद्योग भारती ने एक मशीन लगाई, मिट्टी के सिकोरे बनते हैं। अब आज यदि मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को कहें तो उनको लगेगा कि अब ये पुराना काम हो गया। आज लोहा है, लकड़ी है, मिट्टी है, सिलाई है, बाल कटिंग है, इनको हमने बहुत छोटा काम मान लिया। प्लम्बर है, जैसा हम चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एक वातावरण ऐसा बना दिया पूरे देश भर में कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए। अब ठीक है, एनईपी वगैरह आ रही है, वो कब लागू होगा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा कब मिलेगा, लेकिन जो जन्मजात इंजीनियर है, जन्मजात जिनके पास हुनर है, वही छोड़ते जा रहे हैं। थोड़ा उसको स्किल्ड कर सकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। आपको हेयर सैलून नहीं लिखना तो उसको ब्यूटी पार्लर नाम लिख लीजिए। पहले आप 50 रुपए लेते थे, अब 200 रुपए लोग लेकर के जाएंगे, देखे जाएंगे। इसलिए अपनी स्व की जो भाषा है, अपनी परंपरा है, हमारे पूर्वजों की जो विरासत है, वो आधुनिकता के दौर में भूल न जाए, उसको छोड़ नहीं जाए। यदि छोड़ दिया तो फिर बेरोजगारी बढ़नी है। अब सरकारी नौकरी 3% है, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। सारी प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दे तो कहते हैं 7-8% से ज़्यादा नहीं है। तो जॉब सीकर्स बनना है या प्रोवाइडर बनना? अब ये पाठ कोई पढ़ाता है या तो कोई नहीं पढ़ाता। शिक्षा मंत्री जी के स्कूलों के अंदर जरूर होना चाहिए, हर प्रार्थना सभा के अंदर 5 मिनट। अब कोई एवरेज स्टूडेंट है, क्यों उसको परेशान करना, तेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो आपको पता है एवरेज है, डिग्री ले लिया, कोई व्यवसाय कराओ। लेकिन एवरेज स्टूडेंट पर भी प्रेशर है, क्योंकि वो एक है, घर में एक है या 2 है, तो क्या करेंगे? इसलिए हर किसी की इच्छा रही, इसलिए उसको खूब खर्चा करते। पता है ये आगे जाके फिर वो डिप्रेशन में आता है। 10,000 की नौकरी करेगा, बेटा जॉब कर रहा है, खुद का व्यवसाय करेगा तो रोज 1000 कमाता है। ये जो मानसिकता बनी है समाज की, स्वावलंबन से दूर सोचना, अपनी परंपरा और परंपरागत हमारे काम व्यवसाय से विमुख होना, श्रम प्रधान हमारा समाज है, लेकिन आज हम श्रम करना नहीं चाहते। अनेक प्रकार के नवाचारी लगते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा कैसे कृषि का कार्य करेगा? वो क्यों गौशाला खोल सकता? आप डेयरी लगा सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में जा सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ा सकते हैं। क्यों हमको नौकरी और सरकार की तरफ देखना?
इतने प्रकार के उपक्रम आज अनेक संस्थाएं करती है, तो उस दिशा में हम सब बढ़े। इसलिए यहाँ अच्छी एक प्रदर्शनी भी लगाई है, परंपरागत हमारे घरेलू जो उपकरण, बर्तन इत्यादि, कृषि के उपकरण वगैरह वो भी लगाए होंगे। तो हमारे गांव है वो स्वावलंबी बने, आदर्श गांव बने, गांव स्वच्छ बने, जैसा घोषणा की गई अभी मंच से। तो सरकार की तरफ से ये सारा होता है, लेकिन देख रेख कौन करे? तो गांव में सरपंच है, वो सबसे बड़े होते हैं। वहां यदि राजनीति आती है तो रुकावटें आती हैं। इसलिए कृपया करके वहां राजनीति न लाएं, वहां सब मिलकर के विकास करें। राजनीति करना है बड़े चुनाव में करिए, वोट देने तक ठीक है, वोट के बाद में सरकार सबकी होती है तो उस मन से काम भी होना चाहिए। तो ये तब जब सबका सहभाग बनेगा, समन्वय जिसको कहते हैं, वो जब बढ़ेगा, तो ऐसे सारे विषय है वो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उस दृष्टि से ऐसे मेलों के माध्यम से एक संदेश देना। और एक अंतिम बात है कि देश में एक नेगेटिविटी है, वो ऐसा एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, अपनी परंपरा, उनके प्रति अनास्था, हमारे महापुरुषों के प्रति अश्रद्धा, और एक व्यक्तिगत आइडेंटिटी खड़ी करना, मेरी पहचान, जाति की पहचान, जाति में उपजाति की पहचान, व्यक्ति की पहचान, और उसके कारण से जो एक मिलकर के काम करने की वृत्ति थी वो समाप्त हो रही है। तो ये जो वातावरण जो बना करके चल रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसलिए भारत में भारत भक्ति का विमर्श चाहिए, भारत के प्रति आस्था, श्रद्धा, भारत के महापुरुषों के प्रति, भारत की परंपराओं के प्रति श्रद्धा, ये नैरेटिव हमको खड़ा करना है। खड़ा करना, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि ये षड्यंत्रकारी तत्व कौन है। ये कल्चरल मार्क्सिज्म क्या होता है समझिए, ग्लोबल मार्केट फोर्सेज क्या है, विश्व वैश्विक बाजारी ताकतें। अभी अभी एक शब्द आया डीप स्टेट, क्या है वो? सारी दुनिया का तंत्र हाथ में लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा बाइडेन ने जाते जाते जिस सोरोस को वहां का और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया अमेरिका ने। अब भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है। भारत के चुनाव में अस्थिरता पैदा करने के लिए कितना बड़ा पैसा है, लोकसभा के अंदर मुद्दा उठ रहा है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म है या फिर डीप स्टेट के नाम पर होगा, या और ये सारे षड्यंत्र अपने घर में, हमारे ड्राइंग रूम में है, हमारे बेडरूम में है, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में। मैं आपको चुनौती दे कहता हूँ, आप देख लो, बात कर गए। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम किसी यूथ से बात ही नहीं करते। घर में किशोर वह बेटी या बेटा है, कभी उनके साथ संवाद होता है क्या? करोगे तो पता चल जाएगा। आप परंपरा करते रहे, वहां पर मट्ठा डाला जा रहा है। इसलिए वोकिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है? सीधा सीधा विद्रोह है नारीवाद के नाम पर युवाओं के बीच में परंपराओं के प्रति। भाई जो आप, ठीक है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये हमारी प्राचीन परंपरा, ये सनातन है, वो हमारा संविधान है, तो उसको लेकर के और प्रदर्शन करने की कहां आवश्यकता? जेंडर को लेकर के, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के, और जेंडर के प्रकार भी बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ 2 थे, 2 से चलो थर्ड जेंडर के रूप में किन्नर आगे 3 हो गए, वो 16-17 बताते हैं। तो उनको समझना पड़ेगा ये सब कौन है, ये षड्यंत्रकारी लोग, ये तोड़ने वाले लोग। वोकिज्म के नाम पर विद्रोह खड़ा करना, किसके प्रति? अपनी परंपराओं है। पैर क्यों छूना, मंदिर क्यों जाना, तिलक क्यों लगाना, महिलाओं के मंगलसूत्र नहीं पहना तो कौन कह रहा है आपको? उसके लिए भाषण क्यों कर रहे हो? यदि किसी को अच्छा लगता है तो पहनने दो। लेकिन ये सारा चल रहा है नारी सशक्तिकरण के नाम पर। अभी अहिल्याबाई होलकर का अंतिम बात कह के पूरी करता हूं।
आपने अच्छी गोली दी, नहीं तो मैं तो बैठ रहा था, लेकिन आप सबको भुगतना पड़ रहा है। मैं तो 5 मिनट के लिए खड़ा हुआ था केवल। तो अभी अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है, 300वां। एक सामान्य परिवार में किसान के घर में जन्मी हुई ऐसी बच्ची, आज उनके जो वंशज है, कोई ओबीसी मानता है, कोई एससी मानता है, कई सामान्य वर्ग में, क्योंकि वो राज परिवार का उनको इस प्रकार का और एक प्रतिष्ठा मिली थी, होलकर राज परिवार इंदौर जैसा इतना महान साम्राज्य चलाया। तो जब ये कहते हैं ना कि ये अपने देश के अंदर महिलाओं को दबा करके रखा गया, उसका ये तरोताजा उदाहरण है। अहिल्याबाई होलकर के सास थी गोमती, उन्होंने जाते समय उनको 15 करोड़ रुपए दिए, धन दिया, यानी जो भी था उसको कहते हैं स्त्री धन। उनके राज्य में कुल जो इनकम होती थी परिवार की, उसका 25% महिला के पास जमा होता। ये 300 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो आजकल मॉडर्न बन के अंग्रेजियों के अंदर डूब करके हमको जो ज्ञान दे रहे हैं ना, उनको बताना जरा है। और उन्होंने शासन करते हुए महिलाओं की सेना खड़ी की, महिलाओं को लेकर युद्ध किया। उन्होंने पूरे देश भर में, आप उत्तर दक्षिण पूर्व कहीं सोमनाथ चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, ये नाथद्वारा जाओ, पुष्कर में जाओ, रामेश्वर में, सब जगह घाट बनाए, कुएं बनाए, बावड़ियां बनाई, और जिसको लंगर कहते हैं ना वो चलाया उन्होंने, अन्न क्षेत्र, निःशुल्क भोजन यात्रियों के लिए। और कहते हैं वो सारा जो खर्च उन्होंने किया था वो स्त्री धन से किया था, अपने व्यक्तिगत कोष, राजकीय कोष से एक पैसा खर्च नहीं किया। आज कितने घरों में अहिल्याबाई होलकर को जानते हैं? हर घर में अहिल्याबाई होलकर का चित्र क्यों नहीं होना चाहिए? सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमारी जो युवतियां हैं उनको ये क्यों नहीं सिखाया जा सकता है? हम सिखा सकते हैं, लेकिन समाज को उस दिशा में सोचना पड़ेगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण वो बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारे यहाँ पर महिला कभी भी पर्दे की वस्तु नहीं थी। वो एक लंबा कालखंड है, उसकी कथा अभी नहीं करनी। ऐसा क्यों हुआ उसका चिंतन करो, शोध करो, रिसर्च करो, उसके सत्य तथ्य है वो समाज के सामने रखो, और उसमें से जो गलत नैरेटिव खड़े हो रहे हैं भारत के प्रति, उनको रोकना ये संपूर्ण समाज का दायित्व है। और इसलिए जो समाज परिवर्तन की जो बात आती है, जिन 5 बातों को लेकर हम चले, और आज ये जो परंपरागत अपना एक मेला रखा गया है, इस मेले के द्वारा भी यही एकमात्र श्रेष्ठ संदेश है। लेकिन इसका आग्रह इतना है कि एक संस्था नहीं कर सकती, एक संगठन नहीं कर सकती, एक सरकार नहीं कर सकती, संपूर्ण समाज को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए कितनी संस्थाएं हैं समाज में, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, सेवा को लेकर, कृषि को लेकर, मंदिर, मठ, व्यक्तिगत एनजीओ, वृक्षारोपण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। जब तक इन सबको नहीं जोड़ेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, हमको लगता है हम भी बड़े हो गए, 100 वर्ष के हो गए, होने से क्या होता है? हमको पता हमारी ताकत कितनी है, समाज साथ जुड़ना पड़ेगा। और इसलिए उपक्रम इसीलिए है कि सबको उस दिशा में चलना पड़ेगा। यदि आने वाले कल को बचाना है, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत भाषण से नहीं आएगा, वो गढ़ने वाला समाज बनना पड़ेगा। वो समाज खड़ा करना, ये ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य है। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, केवल भाषण के लिए मंच नहीं है। तो सभी इस प्रकार की प्रेरणा लेकर के, विशेष करके यहाँ की नगर परिषद और पर्यावरण गतिविधि ने मिलकर के, या अन्य जो भी संस्थाएं, सबके नाम मुझे याद नहीं है, जो एक उपक्रम किया कि आप सब साधुवाद के प्रतीक हैं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ। लेकिन आज के इस मेले का जो कोई एक प्रेरणा जो हो सकती है, ऐसा संकल्प अपने परिवार में हम जोड़ेंगे, समरसता की बात घर में करेंगे, सौहार्द की बात घर में करेंगे, पर्यावरण हरित घर, मेरा घर बनना चाहिए। घर के अंदर गीला कचरा, सूखा कचरा अलग है, जितनी जगह उधर हरियाली करो, स्वच्छता करो, कचरा बाहर नहीं डालेंगे नाली के अंदर। स्वदेशी को लेकर के उसमें स्व भी है और वस्तु भी है, वो स्व का बोध आना चाहिए।
नागरिक कर्तव्य को लेकर इतनी चर्चा है। संविधान ने केवल अधिकार नहीं दिए, कर्तव्य भी बताए हैं, दायित्व बताए, नागरिक शिष्टाचार होता है। वो हम कब सीखेंगे? यहाँ सामूहिक रूप से यहाँ है, लेकिन अपने गांव में होता है क्या, हमारे पारिवारिक कार्यक्रमों में होता है क्या? तो नहीं दिखता। और इन सब का समाधान घर में है, इसलिए कहा कुटुंब प्रबोधन चलाओ। परिवार के लोग मिलकर के बैठें, मंगल संवाद करें, घर की गृह सभा करें, और वहाँ ये विषय जिस दिन जुड़ गए घर घर में, उस दिन बाहर आएंगे। उसके कारण से हमारा मोहल्ला, हमारी गली और हमारा गांव, हमारा संपूर्ण देश जैसा चाहेंगे वैसा हम बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। भारत माता की जय।